सलाम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा-सा टच अप ऑन किया था कि मुझे लगता है पाकिस्तान में रियल एस्टेट खरीदने का ये इस वक्त बेस्ट टाइम है और पर्सनली मुझे रियल एस्टेट की स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब ज़ाहिर है ये बड़ी कन्फ्यूजिंग बात है क्योंकि इससे पहले मुतादिद बार मैं ये कह चुका हूँ कि मुझे लगता है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट जो है वो एक पंप एंड डंप है, वो एक अनप्रोडक्टिव चीज़ है और हमारे लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए बल्कि और डिफरेंट एरियाज़ में ढूंढनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई रियल एस्टेट बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है? क्या इसका कोई फ्यूचर नहीं है? क्या ये पंप एंड डंप है? क्या इससे आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डूब जाएगी? इन तमाम सवालात के जवाब आइए देखते हैं इस वीडियो में। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली एक पार्टनर पोस्ट डाली। पहली दफ़ा मैंने एक टूरिज्म रिलेटेड रियल एस्टेट डेवलपर के साथ काम किया। नॉर्मली मुझे बड़ी रेगुलरली रियल एस्टेट की ऑफर्स आती हैं, मैंने हमेशा उनको मना किया है, लेकिन जब इस पार्टनर ने रीच आउट किया तो मैंने बड़ी डिटेल उनका डिस्कशन की कि एग्जैक्टली आपका बिजनेस केस क्या है, नंबर्स क्या हैं, डेटा क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर मैंने इवेंचुअली डिसाइड किया। नॉनदलेस जब मैंने वो पोस्ट डाली तो नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने आके बोला, कुछ ने बोला यार बिक गया है, कुछ ने बोला कि यार आप तो ये बात करते थे कि रियल एस्टेट चूना है, पंप एंड डंप है, तो अब आप ये ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। वैसे तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा लोगों ने वो पोस्ट नहीं देखी, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने वो पोस्ट देखी है और वो कंफ्यूज्ड हैं, तो इस वीडियो में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। बट चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट को ना आपने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। एक आपकी प्रोडक्टिव रियल एस्टेट होती है, यानी कि मैं एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहा हूँ और उसके ऊपर लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपकी हाउसिंग हो जाती है, कमर्शियल रियल एस्टेट हो जाती है, हॉस्पिटैलिटी हो जाती है। ये तमाम ऐसी रियल एस्टेट है जिसके अंदर लोग एक्चुअली जाके रहते हैं, लोग इसके अंदर काम करते हैं, लोग दुकानें इसके अंदर चलाते हैं, फैक्ट्रियां बनती हैं, वो भी रियल एस्टेट का पार्ट है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। तो अगर आपकी लेट से टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो भी उसके अंदर चलती है। कोई भी टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं चल सकती अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा, अगर आपको रहने के लिए रूम्स नहीं होंगे। तो एक तो ये हो गई आपकी प्रोडक्टिव रियल एस्टेट, जहां पर जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस केस में होती है और उससे कोई आरओआई निकाला जा रहा होता है जिसको आप रेगुलरली मोनेटाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक दूसरी रियल एस्टेट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है जो कि पिछले 20 साल में पॉपुलराइज हुई। इस रियल एस्टेट का प्रोडक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें आप कोई रनिंग इनकम नहीं निकाल रहे होते, इसमें बस आपने एक प्रॉपर्टी ली हुई होती है, उसको दबाया हुआ होता है और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये मुझे प्राइस बॉन्ड की तरह या लॉटरी की तरह मुझे 2 4 6 8 साल के अंदर ज़्यादा पैसे रिटर्न कर देगा। और ये वाला जो मॉडल है ये बेसिकली लेट 90s के अंदर मलिक रियाज साहब ने अपने बहरिया टाउन में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उनके पास प्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं होता था। वो जाते थे, एक विजन लेकर आते थे मार्केट के अंदर और उसके अराउंड वो लोगों से फाइलें खरीदवाते थे। फिर जो फाइलों का पैसा होता था उससे वो लैंड एक्वायर करते थे और लैंड एक्वायर करके फिर इवेंचुअली वो कटिंग कुटिंग करके वो लोगों को वापस रिटर्न कर देते थे। फाइलों से लेके लैंड कट होने तक, पोजेशन तक, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती थी कि उससे गोल्ड रश शुरू हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बहरिया टाउन तो चला ही चला, बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बट उसी के साथ साथ उनकी अपनी फैमिली के लोगों ने सिटी हाउसिंग स्टार्ट कर दिया बहुत सारे छोटे शहरों के अंदर। फिर डीएचए आपने देखा बहुत सारे डिफरेंट शहरों में फैल गया। फिर इस्लामाबाद में ब्लू वर्ल्ड सिटी, मुमताज़ सिटी, लाहौर में आप जाएँ तो पता नहीं पार्क व्यू, गार्डन सिटी, व्हाट नॉट, हज़ारों इस तरह की सिटीज़ बन गई। और ज़्यादातर जो ये टाउन्स बन रहे थे इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसा सच नहीं हो रही थी, इसमें बस प्लॉट्स की कटिंग हो रही थी और पैसा जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव हो रहा था। और चूंकि मार्केट में हवा चल चुकी थी कि एक बंदे ने 1 लाख का खरीदा प्लॉट, उसने 5 लाख का बेचा, 5 लाख वाले ने आगे 8 लाख का बेचा, 8 लाख वाले ने आगे 16 लाख का बेचा। तो मार्केट में लोग कह रहे थे कि यार ये तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, खरीदो, कुछ अरसे बाद बेचो, पैसा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब प्रॉब्लम इसमें ये थी कि पैसा जो था ना वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा तो रहा था, वो रोटेट हो तो रहा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी कोई नहीं थी, मतलब वेल्थ जनरेट नहीं हो रही थी। वो पैसा जो है वो एक लॉटरी की तरह था। जैसे आप लॉस वेगस जाके अगर गैम्बलिंग करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि आप जाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा पूल टुगेदर करते हैं और कोई एक दो आदमी जो है वो तमाम पैसा ले जाते हैं। आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं, उसमें भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जो फाइलों और प्रॉपर्टी का धंधा था ना वो एक उन्होंने लीगलाइज तरीके से एक लॉटरी निकाली हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कोई नई वेल्थ नहीं जनरेट हो रही थी। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक फार्म है, उस फार्म में आप अगर फल उगाते हैं तो आप ये नहीं कर रहे होते कि आप उसमें कोई पैसे डाल रहे हैं और पैसा डबल होके जो है ना आपको पैसा वापस मिल रहा है। आप बेसिकली वो जो फल है, जो सेब है, वो आपकी वेल्थ जनरेट हो रही है। जिस वेल्थ को आप जाके मार्केट में बेचेंगे तो उसके एवज आप पैसे ले सकते हैं। ओवरऑल जब आप प्रोडक्टिविटी करते हैं एक मुआशरे के अंदर तब आपकी ओवरऑल वेल्थ बढ़ती है, यानी कि पूरे मुआशरे के पास ओवरऑल पैसा ज्यादा आता है। वेयर एज जब आप अनप्रोडक्टिव तरीके से सिर्फ और सिर्फ पैसे को घुमाते हैं तो उससे वेल्थ जनरेट नहीं हो रही होती। जो लोग जीत रहे होते हैं, यानी कि जिनका अच्छा पैसा बन रहा होता है, वो तो मार्केट को जाके दिखाते हैं कि यार देखो जरा
भाई ने पैसा डबल कर लिया, प्लॉटों में डाला, फाइलों में डाला, कितना पैसा बना लिया। जो लोग हार रहे होते हैं, यानी कि जितना पैसा उन्होंने डाला उनको लॉस पड़ रहा है या उनका पैसा जो है वो मजीद ग्रो नहीं किया, तो वो खामोशी से बैठे रहते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं कि यार हमने इसमें पैसा डाल लिया, हमें तो फायदा कोई नहीं हुआ। और उसकी वजह से मार्केट को यही आवाज आती है कि यार ये देखो कितनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लूजर्स की कहानी आपको नहीं पहुंची और विनर्स की कहानी आपके कान में है, तो मजीद लोग पैसा डालते रहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी इस किस्म का धंधा होता है ना, जो कि फंडामेंटल से डिस्कनेक्टेड होता है, जिसमें कोई एक्चुअल वैल्यू, प्रोडक्टिविटी, वेल्थ जनरेट नहीं हो रही होती, तो वो हमेशा पंप एंड डंप होता है। पंप एंड डंप से मतलब ये है कि एकदम से जब बहुत ज़्यादा पैसा घुसेगा तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर आके मार्केट क्रैश करेगी और वापस स्टेबिलिटी ढूंढेगी। और अगर पिछले 1-2 सालों के अंदर आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को देख रहे हैं, तो आपको वो क्रैश होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश की क्यों? देखें, प्रॉपर्टी मार्केट या रियल एस्टेट मार्केट जो है, उसने कोई ना कोई फंडामेंटल्स के ऊपर चलना होता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया कि कोर पर्पस ऑफ रियल एस्टेट या तो हाउसिंग है, या कमर्शियल है, या हॉस्पिटैलिटी है। और इसी के डिफरेंट यूज केसेस को देखकर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार क्या वाकई इसकी डिमांड है, नहीं है। डिमांड अगर है तो क्या इसका जो प्राइस पॉइंट है जिसके ऊपर मैं एक एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, क्या मुझे उस प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई वारा खा रहा है, फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। और उसी के अराउंड आप एक अकाउंटिंग बनाते हैं और उस अकाउंटिंग की बेसिस के ऊपर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की अकाउंटिंग कोई भी नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में जान पहचान वो जी सेल्समैन आया, उसने आके बता दिया सर बात हो गई है, वो इधर से पुल निकलेगा, आप देखेंगे पैसा किधर डबल हो जाएगा, इधर से जी बस बैलेटिंग शुरू हो जाएगी, पैसा डबल हो जाएगा, सर जब बड़े कनेक्शन हैं इनके, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, नोबडी रियली सिट्स डाउन एंड लुक्स एट द इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ के इकोनॉमिक वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल एज अ बिजनेस, क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए यूजफुल है इन द लॉन्ग टर्म या नहीं। अब बिफोर आई गो अहेड, पहले कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, पाकिस्तान में ओवरऑल डिमांड साइड देख लेते हैं कि क्या पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डिमांड है भी या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ नए हाउसिंग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अपार्टमेंट्स और डिफरेंट घर। अगर मैं बिल्कुल बेसिक भी देखूं ना, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग है, जो आपके घर हैं, उनको बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलती है। अगर डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली आप उसकी सप्लाई में इन्वेस्ट करें, आपका बेसिक सा बिजनेस केस है, धंधा भी चलता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा डिमांड है क्यों? पहली बात तो ये कि हम लोगों ने अपने आप को इतना रैपिडली अर्बनाइज किया ही नहीं। ओरिजिनली हमारे जो गांव देहात थे, वहां पर आपके कच्चे मकान होते थे, और पिछले 20-30 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से लोग शहरों की तरफ आए हैं। और इन टर्म्स ऑफ उनकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह के घर आज से 40-50 साल पहले होते थे या 30 साल पहले होते थे, आजकल के घर बड़े फ़र्क हैं। आजकल की रिक्वायरमेंट, आजकल की एस्पिरेशन बड़ी फ़र्क है एक घर से। बट मोर इंपॉर्टेंटली, पाकिस्तान की जो फैमिली डायनामिक है और जो पाकिस्तान के फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे ये पॉपुलेशन आपकी रूरल या पेरी अर्बन से अर्बन एरियाज में मूव कर रही है। ट्रेडिशनली पाकिस्तान का जो फैमिली स्ट्रक्चर था, वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करता था, और छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर पूरे पूरे खानदान जो हैं वो रहा करते थे, जिसमें 3-4 भाई हैं, उनके बच्चे, बीवियां, पेरेंट्स के साथ सब रह रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये रिवाज चेंज होता जा रहा है और हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर किसी भी एक हाउसिंग यूनिट के अंदर एक स्टैंडर्ड फैमिली रहेगी, मियाँ बीवी और उनके बच्चे। मैक्सिमम ये होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो किसी एक बच्चे के साथ अटैच्ड होंगे, लेकिन मल्टीपल भाई एक जगह पे नहीं रह रहे होंगे। जो ओवरऑल आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला रिवाज है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। इसी के साथ जैसे हमेशा बात होती है कि पाकिस्तान की एक बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, जाहिर है हमारे जो बड़े थे उन्होंने बहुत सारे बच्चे किए, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे, और उन्होंने मेहनत मुशक्कत कर करके उन बच्चों को पढ़ा भी दिया। अब वो जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो एक तो उनकी एस्पिरेशन बड़ी फ़र्क है, वो यूट्यूब देखकर बड़े हो रहे हैं, उन्होंने बड़े एस्पिरेशंस बनाई हुई हैं, ख्वाब देखे हुए हैं कि यार मेरा ऐसा अपार्टमेंट होगा, मेरा ऐसा घर होगा। और जहाँ पर हमारे जो बड़े थे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा हुआ नहीं था। उनका मैक्सिमम ये होता था यार पूरी ज़िंदगी काम करेंगे, आखिर में एक बस प्लॉट लेके एक घर ले लेंगे, उसमें पूरा खानदान, पूरा कुंबा साथ रहेगा। वेयरएज़ आजकल का जो नौजवान है, वो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर रियल एस्टेट की वीडियोस देख देख जो है ना, वो कहता है कि यार जितना जल्दी हो सके मेरे पास एक अपना घर होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहूँ। और ये जो नंबर है, ये इतना स्टैगरिंग है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी रैपिडली हुई है कि जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, इनकी शादियाँ हो रही हैं, इनकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान की सप्लाई जो है ना हाउसिंग की, वो छू के भी नहीं गुजर रही। डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई साइड बिल्कुल लैग कर रही है। इसी के साथ साथ जब मैं सप्लाई साइड पे जाता भी हूं, तो जितने भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लिटरली अभी तक पुराने वाले जो बायर्स हैं उन्हीं के लिए बना रहे हैं कि यार 60 साल की उम्र तक आपने जो है ना ठीक ठाक पैसा बना लिया, अब आपके लिए हम जो है ना 10 मरले का, 1 कनाल का, 2 कनाल का घर बेचेंगे। वेयरएज़ मॉडर्न बायर वो 1-2 कनाल वाला है ही नहीं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो इस घर के अंदर नहीं लगा रहा। मॉडर्न बायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसको मैसिवली लोग जो है वो मिस कर रहे हैं,
मॉडर्न बायर आपका 30s में है, अर्ली 40s के अंदर है। मेजॉरिटी ये जो बायर है या तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि गल्फ में बैठा हुआ है, उसका खानदान शायद पाकिस्तान में होगा, वो वहां पर सेविंग करके यहाँ पे शहर के अंदर कोई प्रॉपर घर लेना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ जब भी वो वापस आएगा तो अपनी फैमिली के साथ शहर में रह सके। या एक बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स, डिजिटल वर्कर्स, जो मैं बार बार आपको बात करता हूँ डॉलराइज्ड जो वर्कर है उसकी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एवरेज 30-year-old जो है, मैं बहुत सारों को ऐसों को जानता हूँ और इस तरह के रफली आपके कोई 50-60 हज़ार ऐसा बंदा पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट करता है जो कि अपनी अर्ली 30s में है और वो 5 से 10 हज़ार डॉलर कमा रहा है, वो भी पाकिस्तान में बैठ के। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो बंदा 5 से 10 हज़ार डॉलर कमा रहा है, वो अगर उसकी महीने की कॉस्ट 2,000 डॉलर भी है और वो महीने का 3 से 5 हज़ार डॉलर भी सेव करता है, तो 3,000 डॉलर भी 8-8 लाख रुपया बनता है। अब आप 8-8 लाख रुपए को एक साल में मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन कोई आपका 1 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाता है। तो इस नौजवान आदमी की इस्तेताद जो है वो अपनी डॉलर इनकम होने की वजह से सडनली इतनी हो गई है कि 2-2.5 साल के अंदर वो एक छोटा अच्छा खूबसूरत हाउसिंग यूनिट खरीद सकता है। और ये मार्केट अभी शुरू हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सटर्नली बाहर ढूंढेंगे कि वहाँ से वो किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। और जब वो डॉलर में कमा रहे होंगे तो जितने पैसे वो पाकिस्तान में कमाते थे उसके एवज जब वो डॉलर में उनकी इनकम आएगी तो उनके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन आएगा, स्पेस आएगी टू एक्चुअली बाय एंड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, हाउसिंग, जो कि उनकी डिमांड भी है क्योंकि वो रहना चाहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं, वो नई स्पेसेस में रहना चाहते हैं और उनकी एस्पिरेशन बड़ी फ़र्क है। वो बाहर की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, वो इवन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का वो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट देखते हैं और जिस तरह के घर देखते हैं तो उनको ज़रा मॉडर्न फिनिश वाला घर चाहिए, उनको ज़रा डिज़ाइन डिफरेंट चाहिए। हमारे बड़े तो बस वही स्टैंडर्ड, वो जब घर खरीद रहे होते थे तो उनके दिमाग में ये होता था कि यार 30 साल बाद जब बेचेंगे ना तो रीसेल वैल्यू अच्छी हो। मॉडर्न जो बायर है उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। वो अगर 30-35-40 साल की उम्र में खरीद रहा है तो वो सोच रहा है कि यार अगले 30 साल तो मैंने इसमें रहना ही रहना है। तो ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी डिज़ाइन लैंग्वेज होनी चाहिए कि ताकि मुझे उसमें रहने में मज़ा आए, मेरे लिए मैक्सिमम उसमें स्पेस हो। मैं शायद घर से जो काम करता हूँ तो मेरे पास कोई ऑफिस रूम की भी स्पेस होनी चाहिए जो कि अगेन बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। मोस्ट बिल्डर्स, मोस्ट इन्वेस्टर्स इसके बारे में सोच ही नहीं रहे और ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और हर साल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। अच्छा, फिर इसी के साथ जैसा कि मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में तस्करा किया कि पाकिस्तान में हम हमेशा बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की। हम कहते हैं यार पाकिस्तान में टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है, टूरिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए है, टूरिज्म में कुछ बिल्ड होना चाहिए। अब जाहिर है जब आप टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म ऐसे ही होगी कि एक इंसान अगर यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज जा रहा है या कोई इंसान कराची से उठ के गवादर की तरफ जाता है और वो दरमियान में किसी बलूचिस्तान की बीच में जाके टाइम स्पेंड करना चाहता है तो वो वहाँ पे रहना भी चाहेगा, वो रात भी गुजारना चाहेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 घंटे की ड्राइव करके आप नॉर्दर्न एरियाज जाएं और फिर उसके बाद आप जो है ना टच करके उसी वक्त वापस आ जाएं। आपने ज़ाहिर है वहाँ पे रहना है, फिर एक दफ़ा जब आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी जाना है, कोई ना कोई आपने एक्टिविटीज़ भी करनी है। तो उन तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब टूरिज्म का मैं आपको बताऊं तो गलियात की जो मुझे डेटा मिला केपी गवर्नमेंट की तरफ से और इन पार्टनर्स ने भी मेरे साथ शेयर किया, गलियात जो कि आपकी ये डिफरेंट गलियां हैं, नथिया गली, डूंगा गली वगैरह वगैरह, इसके अंदर हर साल गर्मियों के जो टाइम फ्रेम है ना 90 दिन, उसके अंदर 40 लाख लोग आते हैं। उन 40 लाख लोगों के लिए टोटल जो कमरे अवेलेबल हैं वो 2400 हैं। अब आप 40 लाख को कहें कि यार एक कमरे में 8 लोग भी आ जाते हैं तो ये 5 लाख रूम के स्टेज बनते हैं। अब आप इन स्टेज को 90 से डिवाइड कर लें कि अगर ये तमाम लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड आए और वो हर दिन बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से बिल्कुल स्टैंडर्ड अमाउंट में लोग नॉर्दर्न एरियाज आ रहे हों तो टोटल जो अमाउंट ऑफ रूम्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो 2400 हैं और जो टोटल आपको इन तमाम लोगों को सर्विस करने के लिए रूम्स चाहिए वो 5500 है। तो यहाँ पर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स नजर आ रही है कि डिमांड 5500 रूम्स की है, सप्लाई इस वक्त 2400 रूम्स की है। अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं उस डिमांड को सर्विस कर दूंगा, जो कि बाय द वे अगर 40 लाख इस सीजन में है तो हर साल ओवर टाइम ये बढ़ेगी क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ज़्यादा मोबाइल हो रहे हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट में बड़ा लॉजिकल है मेरे लिए कि मैं जाऊँगा, जाके देखूंगा कि यार ठीक है वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कोई वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, उन बिल्डिंग्स की कॉस्ट क्या है, नॉर्मली वहाँ पर रूम का रेट क्या होता है इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट का या सिमिलर बिल्डिंग का, उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी होती है साल की ओवरऑल, और जो रूम का रेट है उसको मैं ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी मेरे पास अमाउंट आएगी उसको मैं डिवाइड करूंगा अपनी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है और मैं 100 से मल्टीप्लाई करके मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि यार कितना परसेंट जो मेरी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं हर साल वापस एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। प्योरली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्टिव बिजनेस है, हालांकि है रियल एस्टेट का ही। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि टूरिज्म के अंदर जो डेवलपमेंट होगी, जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो आम इन्वेस्टर ही बैठा होगा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर जो कि इन्वेस्ट कर रहा होगा। फर्क ये है कि यहाँ पे मॉडल फर्क है। मैं यहाँ पे लेट्स से एक रूम के अंदर या एक अपार्टमेंट के अंदर इस वजह से नहीं इन्वेस्ट कर रहा कि मैं अगले साल 2 साल बाद इसको बेचूं और बेच के मैं मल्टीप्लाई कर लूँ अपना पैसा।
मैं इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा और मुझे महीने के महीने या साल के एंड में मुझे कोई किराया मिलेगा, कोई मुझे उससे इनकम जनरेट होगी। और चूंकि बात हो रही है इनकम जनरेशन की, तो उसके पीछे पूरी एक अकाउंटिंग है। आप जब एज एन इन्वेस्टर जा रहे हैं और जाके किसी बिल्डर या किसी डेवलपर से बात कर रहे हैं, फिर आप उससे पूछें, उससे डिमांड करें कि यार तुमने कोई रिसर्च की है इस पूरी रीजन की, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कितनी मेरी ग्रॉस इनकम होगी, यानी कि टोटल ओवरऑल रेवेन्यू कितना होगा, उसमें मेरी कॉस्ट क्या है, मुझे मेंटेनेंस के कितने पैसे देने हैं, मुझे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की क्या फीस देनी है, उस सारे को निकालने के बाद नेट इनकम मेरी कितनी आएगी, और उससे आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। नॉनदलेस मैं थोड़ा सा लपेटता हूं इसको। पाकिस्तान में बेसिकली हो ये रहा था कि आपकी डेड प्रॉपर्टियों के ऊपर आप लोगों ने पैसा इतना दबा दिया हुआ था कि खाली ज़मीन की प्राइस इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी कि उसके ऊपर जब आप मजीद कंस्ट्रक्शन ऐड करके जो ओवरऑल नेट कॉस्ट निकलती थी ना, उस नेट कॉस्ट के अंदर अगर डेवलपर आपको बेचता था तो उसमें उस घर को अगर आप किराए पे चढ़ाते थे तो आपको कोई वारा ही नहीं खाता था। बिकॉज पाकिस्तान में ऑन एवरेज जो रेजिडेंशियल हाउसिंग था उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2% थी, जो कि आपकी रीजनल एवरेज, जो मैं अगर एशिया की बात करूं तो एनीवेयर बिटवीन 5 to 7% पूरी रीजन के अंदर आपको एवरेज नजर आती है सिमिलर इकोनॉमीज, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज में। जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब ये था कि एक्चुअल में आपकी ओवर प्राइस थी प्रॉपर्टी, क्योंकि रेंट की अमाउंट जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे जाएगी। उसके अंदर जितनी लोगों की इस्तेताअत होगी, जितनी डिमांड होगी, जितने अवेलेबल हाउसिंग यूनिट्स होंगे, उसके हिसाब से एक अमाउंट डिफाइन हो जाएगी कि यार अच्छा इतने का रेंट अगर होगा, जाहिर है मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही होती है। तो लेट्स से कि एक एवरेज हाउसिंग यूनिट है 5 करोड़ रुपए का और उसका किराया था 70-80 हज़ार रुपए। तो अगर आप इसकी एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे 80 हज़ार रुपए, तो ये साल का 9,60,000 रुपया बनता है, जो कि रफली 1.92% बनता है आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का। अब पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो आपकी मार्केट क्रैश की है ना, उसकी वजह से हुआ ये नहीं हुआ कि यार आपने 5 करोड़ की चीज इन्वेस्ट की हुई थी तो वो सडनली उसकी प्राइस गिर के 3 करोड़ रुपए पे आ जाएगी या आ गई होगी। बट प्रिंसिपली ज्यादातर लोग जो है ना, जिन्होंने 5 करोड़ का खरीदा है, वो उसको बेचेंगे ही नहीं। वो ये थोड़ी करेंगे कि यार उन्होंने बेचना ही बेचना है तो वो 5 करोड़ की चीज 3 करोड़ में बेच देंगे, वो उसको होल्ड करेंगे। होगा ये कि आपके रेंट्स जो है ना वो कैचअप खेलेंगे, कि जहां पर आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो ऐसे ऐसा करके प्राइस जब रिकवर भी कर जाएगी तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन स्लोली आपके रेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 90,000 वाला अब 140 पे जाएगा, फिर 2 लाख पे जाएगा। 2 लाख पर मंथ पे अगर चला जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका 5% ROI पे, जैसा कि रीजनल एवरेज है, उस पे पहुंच जाएगा। और पर्सनली मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे जैसे ये टैक्सेस लग रहे हैं और रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन हो रही है, तो आपका जो ROI है, जो आपकी रेंटल यील्ड है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और वो अब ऐसे पॉइंट पे आके रुकेगी जहां पर अब इंसेंटिव होगा कि यार आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, किसी डेड प्रॉपर्टी की फाइल में या किसी ज़मीन पे ना इन्वेस्ट करें, आप किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर लें, आप किसी घर के अंदर इन्वेस्ट कर लें जहां पर आप उसको किराए पे चढ़ा सकें। बट नॉनदलेस यहाँ पर मैं वीडियो को रैप अप करता हूं। मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, इस वक्त इकोनॉमी थोड़ी सी मुश्किल हालात में, लेकिन यही हालात होते हैं जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होता है, उस पॉइंट के ऊपर प्राइस सबसे ज़्यादा कम होती है। तो अगर आज आप जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्टिव रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहला तो आपकी जो रूपी डेप्रिसिएशन होती है वो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एक बिल्डिंग है, उसमें कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, उसमें आयरन और स्टील भी लगा हुआ है, उसमें सीमेंट भी लगी हुई है, उसमें वो तमाम चीज़ें लगी हुई हैं जो कि इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टेड होती हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, रुपया अपना वैल्यू लूज करेगा, तो इन कमोडिटीज़ की भी प्राइस बढ़ेगी। इन कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू मेंटेन करेगी। हाँ, डेड ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंटेन नहीं करेगी क्योंकि वो हवा में चल रही है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप वैल्यू निकाल सकें कि इस डेड लैंड की क्या वैल्यू है। वेयर एज एक घर होता है या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है, उसके बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं कि आप पोटेंशियल उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकें। और दूसरा, जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिमांड वापस आना शुरू होगी, पर्टिकुलरली जो नौजवान, जो फ्रीलांसर्स, जो रिमोट वर्कर्स अब इस स्पेस के अंदर घुसना शुरू होंगे और वो घरों की डिमांड करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रेंट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाना है, उन्होंने सेपरेट होना है, उन्होंने न्यूक्लियर फैमिलीज में जाना है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर डिमांड तो बढ़ेगी। बट इवन कैपिटल गेन्स में, यानी कि जो एक्चुअल हाउस की वैल्यू है, एज लॉन्ग एज आपकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तो कंस्ट्रक्टेड घर, खासकर अच्छा बना हुआ घर जो कि लोगों के रहने के दिमाग से बनाया गया है, उसकी हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट खरीदार होंगे, वो कहेंगे यार मैं क्यों किराया दे जा रहा हूँ, मेरे पास, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने डॉलर में 2-2.5 लाख डॉलर सेव करके रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ मैं जाके एक प्रॉपर घर खरीदता हूँ। अब इस तरह के मल्टीपल लोगों को जब एक अच्छा घर नजर आएगा तो जाहिर है वो प्राइस ऑटोमेटिकली बम्प अप होगी। तो नॉनदलेस मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। जो पंप था लार्जली पिछले 2 सालों के अंदर वो फुस हो चुका हुआ है, तो प्राइस काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी हुई है। अगर आप इसके अंदर घुसना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि या तो टूरिज्म में घुसें या कमर्शियल में घुसें, और अगर आप हाउसिंग में घुस रहे हैं तो पहली फुर्सत के अंदर अपार्टमेंट्स देखें, क्योंकि अपार्टमेंट्स के अंदर आपकी एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज, छोटी फैमिलीज जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं,
कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा सस्ता पड़ता है, वो वहाँ पे जाके रहती हैं। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट्स नहीं देख रहे, तो अगेन 1-2 कनाल वाले प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपना पैसा दबाने के बजाय, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अमीर आदमियों के शौक हैं, आप कोशिश करें कि 3, 5, 8 मरला की ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पर या तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हो, या ज़मीन खरीदें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अगर आपने वो ज़मीन खरीदी है तो उसमें कोई ना कोई इवेंचुअली आके रहना चाहिए। और ये जो 3, 5, 8 मरले वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी डिमांड इसकी आएगी, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग, जिनके पास अब डॉलराइज्ड इनकम की वजह से पैसा आएगा, उनको रफली मैंने इसकी अकाउंटिंग की हुई है और मैं नेक्स्ट एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो करूंगा, जिसमें मैं जो रियल एस्टेट की अकाउंटिंग होती है, उसकी वैल्यू निकालने का तरीका, उसके नंबर्स किस तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसकी मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान में दी आइडियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, जो कि मैं कंज्यूमर के बाइंग पावर से अगर निकालूं, तो वो रफली $90,000 to $125,000 बनती है, जो कि रफली एनीवेयर बिटवीन 2.5 करोड़ से लेके 3-3.25 करोड़ रुपए की अमाउंट है। और ओवर टाइम इसी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐड होते हुए नजर आएंगे। तो बजाय इसके कि आप बड़ी जमीन लेके गंदी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन करें, आप छोटी कंफर्टेबल जमीन लेके उसके ऊपर एक अच्छा कंफर्टेबल अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ घर बनाएं, जिसमें लोग रह भी सकते हो। बट नॉनदलेस यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे आके बताएं कि आप लोग इस वक्त जो है क्या किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, क्या आप एज अ न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हैं, क्या आपके कोई एस्पिरेशन है रियल एस्टेट के बारे में। एज अ कंज्यूमर मुझे बताएं, इन्वेस्टर के तौर पर छोड़ दें, भूल जाएं रियल एस्टेट खरीदनी है नहीं खरीदनी। एज अ कंज्यूमर बताएं कि क्या आप पाकिस्तान में टूरिज्म करते हैं नहीं करते, ट्रैवल करते हैं नहीं करते, वहाँ पर आप होटल्स वगैरह कौन से लेते हैं, आपको पाकिस्तान में होटल्स जो उस वक्त नजर आ रहे हैं खासकर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, आपको लगता है कि वो बड़े साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, या आपको लगता है कि नई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए है। साथ ही अगर हम घरों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि 1, 2, 5 कनाल के फार्म हाउसेस बड़े बड़े घर होने चाहिए, या आपकी एस्पिरेशन है कि यार 5 मरले का मुझे घर दो लेकिन अच्छा डिजाइन हो, उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन की हुई हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई हो, ताकि मेरे घर के अंदर तमाम जो बेसिक चीजें हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई भी हो। थोड़ी सी अपनी थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि कंज्यूमर आखिर क्या सोच रहा है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, तो बराह करम जमीनों वाला सौदा करने के बजाय बिल्डिंग्स का सोचें, घरों का सोचें, और अपनी डिजाइन लैंग्वेज, अपनी मार्केटिंग चेंज करें। वो 50-55 साल के अंकलों के बजाय आपने 30-35-40 साल के बंदे को क्या बेचना है, उस कंज्यूमर को समझें, उस कंज्यूमर से डिस्कशन करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करें। अभी तक वही घिसी पिटी पुरानी सोसाइटियां बन रही हैं, वही ऐसे डिजाइन बन रहे हैं जो कि जो है ना, बस वो रिटायरमेंट के करीब बंदा जो खरीदता है वो यही सोच रहा होता है कि यार 10-12 साल की जिंदगी रह गई है, उसके बाद तो वैसे ही इसको बेच के बच्चों ने बंटवारा कर देना है। जबकि जो नौजवान है वो कम्युनिटीज में रहना चाहता है, वो चाहता है कि यार अगर आप 20-25-50 घर बना रहे हैं, उसके साथ आप एक स्विमिंग पूल बना लें, एक आप ऐसा कम्युनिटी सेंटर बना लें जिसमें तमाम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस की तरफ आए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, पुराने वाला कंज्यूमर नहीं मानता था। पुराने वाले कंज्यूमर को सिर्फ रीसेल चाहिए होती थी। वो कहता था यार स्विमिंग पूल डाल भी दोगे, हमें खर्चा ही कराओगे। लेकिन आज का नौजवान वो लेना चाहता है, और ये जो एक्स्ट्रा, जिसको आप शशके कह लें या एक्स्ट्रा आसाइशें कह लें, इससे आप जेन्युइन वैल्यू ऐड कर सकते हैं मॉडर्न जो आपका नौजवान है उसकी एस्पिरेशंस की बेसिस पे। बट नॉनदलेस ये रियल एस्टेट के बारे में मेरे ख्यालात थे, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप आके मेरी इस्लाह कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी है। आप देख रहे थे दिल की बात। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।